हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएल का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें रीजनिंग का जो है आज मैं आपको कराऊंगा। रीजनिंग में जो है 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 45 क्वेश्चन जो है आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है यूपी पीसीएल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है। और इससे पहले मैं हिंदी का जो है अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 55 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है व्याख्या के साथ जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हिंदी का भी वीडियो देख लीजिएगा। और इसी तरह से जो है मैं बाकी जितने भी शिफ्ट हुई थी 2018 में, तो उनमें हर सब्जेक्ट का मैं आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा 2-4 दिन के अंदर जो है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ब्लड रिलेशन से पहला क्वेश्चन दिया गया है। राम ने श्याम को बताया, मैं आपकी पत्नी की सास के ससुर का एकमात्र पुत्र हूँ। राम का श्याम के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। राम ने श्याम को बताया, मैं आपकी पत्नी के की सास के ससुर का एकमात्र पुत्र हूँ। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से, श्याम से। श्याम की पत्नी की सास, तो श्याम की पत्नी हो गई यहाँ पे। उसकी सास कौन होगी, तो श्याम की जो माँ है वो जो है उसकी सास हो जाएगी उसकी पत्नी की, तो श्याम की ये हो गई माँ। ठीक। फिर आगे क्या दिया गया है, मैं आपकी पत्नी के सास के ससुर, यानी श्याम की माँ के ससुर। श्याम की माँ का ससुर कौन होगा, तो जो श्याम के पापा हैं, श्याम के जो पिताजी होंगे, यानी कि श्याम की माँ के पति, ये जो है श्याम के पापा हो गए। तो इनके जो है कौन, पिता, इनके पिता जो है श्याम की माँ के ससुर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके पिता हो जाएंगे। तो राम ने श्याम से क्या कहा, मैं आपकी पत्नी के सास के ससुर यानी इनके पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। तो एकमात्र पुत्र है तो यानी कि वो कौन होगा, वो श्याम का पापा ही होगा। तो यानी कि ये जो पापा है श्याम का वो कौन है, वही राम है। तो पूछा गया राम का श्याम के साथ क्या संबंध है, तो राम का पुत्र हो जाएगा श्याम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता पुत्र का संबंध है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योति को उसके चिकित्सक ने प्रतिदिन टहलने और व्यायाम करने की सलाह दी है। उसकी दिनचर्या के आधार पर वो तड़के सुबह अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो मान लीजिए ये जो है घर है किसका, ज्योति का, तो वो जो है पूर्व की ओर चलती है, यानी कि जो है इधर की ओर चलेगी कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद वो बगीचे में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है कि जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर मुड़ेगी। कितना दूर चलेगी, तो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जो है चलेगी। उसके घर से बगीचे की न्यूनतम वायवीय दूरी कितनी है, यानी कि जो कम से कम दूरी है उसके घर से वो कितनी है। तो यहाँ पे ये इसका घर है और ये जो है यहाँ पे हो जाएगा बगीचा यहाँ पे। तो ये दूरी जो है बतानी है। तो यहाँ पे जो है ट्रिपलेट लग जाएगा, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे 13, ये जो है 13 किलोमीटर आ जाएगा। ट्रिपलेट आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको ये पता होगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, और इनको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 का जो है रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से 13 इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक माँ की 2 पुत्रियां ऐसी हैं कि माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों की वर्तमान आयु के औसत की 3 गुनी है। माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों के 5 वर्ष पूर्व की आयु के योग की ठीक दुगनी है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है अगर ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, मेथड से करेंगे जो है इसमें एक्स वाई मान करके करना पड़ेगा, वो लेंथी हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से अगर करेंगे तो मान लीजिए आप पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व अगर मान लीजिए 65 थी,
तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो अगर 5 वर्ष पहले 65 थी तो वर्तमान में जो है माँ की आयु हो जाएगी कितनी, 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों की 5 वर्ष पूर्व की आयु के योग की ठीक दुगनी है। तो माँ की जो वर्तमान आयु है दोनों पुत्रियों की जो 5 वर्ष पूर्व आयु का योग था उसकी अगर दुगनी है, तो यानी कि दोनों पुत्रियों की 5 वर्ष पहले जो आयु का योग था वो माँ की वर्तमान आयु का आधा हो जाएगा, यानी कि 35 साल हो जाएगा। दोनों पुत्रियों का जो दोनों पुत्रियां हैं उनकी आयु का योग जो है 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, और वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में अगर 5 वर्ष पहले 35 था दोनों का, तो 5-5 साल जो है दोनों का बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो वर्तमान में पुत्रियों का जो है ये हो जाएगा, पुत्रियों की आयु का योग हो जाएगा 45 साल। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो दिया गया है, एक माँ की 2 पुत्रियां ऐसी हैं कि माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों की वर्तमान आयु के औसत की 3 गुनी है। दोनों पुत्रियों की वर्तमान आयु कितनी है, 45 है, तो इनके औसत की 3 गुनी है। तो इनका जो है औसत निकालेंगे तो 2 पुत्रियां हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5 आ जाएगा। तो क्या 22.5 का जो है माँ की वर्तमान आयु 70 जो है 22.5 का 3 गुना है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो यानी कि जो है 65 ऑप्शन ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो 55 है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो है मैं पहले इसको जो है क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले माँ की वर्तमान आयु 55 थी, 5 वर्ष पहले अगर 55 वर्ष आयु थी तो वर्तमान में माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में आप कहेंगे वर्तमान में 60 साल हो जाएगी। अगर 5 साल पहले 55 की थी तो अब जो है कितने की होंगी, 60 की। और यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों की 5 वर्ष पूर्व के योग के ठीक दुगनी है, तो यानी कि जो पुत्रियों की आयु का योग 5 साल पहले था वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल पहले अगर 30 था दोनों पुत्रियों का योग, तो 5-5 साल दोनों का बढ़ेगा, तो यानी कि अभी जो है दोनों पुत्रियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और इनका औसत कितना हो जाएगा, तो औसत जो है 2 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 2 पुत्रियां ऐसी हैं कि माँ की वर्तमान आयु दोनों पुत्रियों की वर्तमान आयु के औसत का 3 गुना है, तो यहाँ पे 20 जो है इनका औसत आ गया, और इसका 3 गुना जो है माँ की वर्तमान आयु जो है 60 है, 3 गुना हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 55 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानिए। तो यहाँ पे जो है गलत संख्या हमें पहचानना है। 3 दिया गया है, फिर 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यहाँ तक तो 2 2 प्लस हो रहा है, फिर 13 4 17 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, 2 2 नहीं जुड़ रहा है। तो फिर से जो है आप देखें तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं 17 19, आगे बढ़ेंगे तो 23 29, ये सभी क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें जो है 3 अभाज्य संख्या, 5 है, 7 है, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, ये तो डिवाइड हो जाती है 3 से। फिर 11 13 17 19 23 29, ये सभी अब अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से 9 जो है गलत संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और बेहद अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन भी देखने को मिलेगा और सीटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा। इसी क्वेश्चन में दिया गया है, दीपेश का 6 सदस्यों का परिवार एक वृत्ताकार भोजन की मेज के चारों ओर बैठा है। तो दीपेश का 6 सदस्यों का परिवार है जो कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा है। ठीक है, भोजन करने के लिए। तो भोजन करने के लिए बैठे तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे। तो 6 लोगों को हम केंद्र की ओर मुख करके बैठा देंगे, 2 3 4 5 और 6 लोग बैठ गए। आगे क्या दिया गया है कि उसके माता पिता एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं। तो यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन बाएं बैठा है कौन दाएं, तो यहाँ शुरुआत नहीं करेंगे। अगला जो स्टेटमेंट है दिया गया, दीपेश की पत्नी अपनी सास के बिल्कुल बगल में दाईं ओर और अपने पुत्र के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पे दीपेश की जो पत्नी है वो अपनी सास के बगल में बैठी है दाईं ओर। तो यहाँ से जो हम शुरुआत कर सकते हैं, दीपेश की पत्नी किसके बगल में, अपनी सास के, यानी दीपेश की मदर के बगल में बैठी है। ठीक है, तो दीपेश की मदर को हम यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये डी से दीपेश, एम से मदर होगी। तो दीपेश की मदर, इसके ठीक बाएं इसके ठीक दाएं जो है कौन बैठा है, दीपेश की पत्नी। तो यहाँ पे दाईं तरफ जो है बगल में दीपेश की कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। और फिर आगे क्या दिया गया, और अपने पुत्र के
और लगा है, यानी कि ये जो है पहले सदस्य की बात हो रही है, दीपेश की पत्नी की ही बात हो रही है। तो दीपेश की जो पत्नी है वो अपने पुत्र के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो जो दीपेश की पत्नी का पुत्र होगा वो दीपेश का भी पुत्र होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीपेश का जो है पुत्र, एस से हो जाएगा सन, दीपेश का सन। तो दीपेश के पुत्र के बाईं ओर बैठी है कौन, दीपेश की पत्नी। तो यहाँ पे ये जो है बाईं ओर बैठी हुई है। और यहाँ पे जो है ये जो सेंटेंस दिया था इसको भी हम कर लेते हैं, उसके माता पिता एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं। तो अगर ये जो है दीपेश की माँ है तो यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ पे जे यानी कि उसके पापा बैठे होंगे। तो दीपेश के जो है फादर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर आगे दिया गया है दीपेश की पुत्री उसके बगल में दाईं ओर अपने दादाजी के बिल्कुल बगल बाईं ओर बैठी है। तो दीपेश की जो पुत्री है उसके बगल यानी दीपेश के ही बगल में बैठी है दाईं ओर, और अपने दादाजी के बिल्कुल बगल बाईं ओर बैठी है। तो दीपेश की जो पुत्री होगी उसका दादा कौन होगा, तो दीपेश के फादर ही जो है उसके दादा होंगे। तो जो दीपेश की पुत्री है वो अपने दादाजी के बगल में बाईं ओर बैठी है। तो इनके बगल बाईं ओर जो है यानी कि यहाँ बैठी होगी कौन, दीपेश की पुत्री। तो यहाँ पे दीपेश की हमने लिख दिया डॉटर, यहाँ बैठी है। तो यहाँ पे जो है दीपेश हो जाएगा, इस जगह पे दीपेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दीपेश की पुत्री उसके बिल्कुल बगल दाईं ओर बैठी है। तो बिल्कुल बगल दाईं ओर दीपेश की डॉटर होगी। पूछा क्या गया है, दीपेश और उसकी पत्नी के मध्य में कौन बैठा है। तो दीपेश ये रहा और उसकी पत्नी जो है ये रही। तो उसके मध्य में कौन बैठा है, दीपेश का सन बैठा है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दीपेश का पुत्र, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक पर्वतीय रास्ते पर 33 लड़के और 21 लड़कियां एक साथ सीधी रेखा में चढ़ाई कर रहे थे। उन सब में सुरेश जो है 18वें स्थान पर था, उसके पीछे 9 लड़कियां थीं। सुरेश से आगे कितने लड़के थे। तो यहाँ पे एक पर्वतीय रास्ता है, 33 लड़के हैं, टोटल 33 जो है बॉयज़ हैं, और 21 जो है लड़कियां हैं, 21 जो है लड़कियां हैं। उनमें सुरेश जो है 18वें नंबर पे है। सुरेश जो है शुरुआत से जो है 18वें नंबर पे है, यहाँ 18वें नंबर पे है सुरेश। तो यानी कि जो है 17 लोग इससे आगे हैं, ठीक है। और दिया गया है उसके पीछे 9 लड़कियां हैं। सुरेश के पीछे कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां जो है सुरेश के पीछे हैं। टोटल लड़कियां हैं कितनी, तो 21 लड़कियां हैं। तो यानी कि 9 लड़कियां अगर पीछे हैं तो बाकी 21 में से जो लड़कियां हैं वो उसके आगे होंगी। तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 9 जाएगा तो बचेगा 12, यानी कि 12 जो है लड़कियां सुरेश के आगे होंगी, 12 लड़कियां जो है सुरेश के आगे होंगी। और पूछा गया है सुरेश से आगे कितने लड़के थे। तो टोटल जो है 17 लोग सुरेश से आगे थे, जिसमें से 12 लड़कियां हैं। तो 17 में से 12 जाएगा तो यानी कि 5 जो है लड़के सुरेश से आगे खड़े होंगे। तो यहाँ पे 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला दिया गया है, राजन की लंबाई रजनी से अधिक है किंतु नटराजन से कम है। तो यहाँ पे जो है राजन की लंबाई किससे अधिक है, रजनी से। राजन लिखा, जिसकी लंबाई जो है कम है उसको जो है दाईं ओर लिखेंगे, और जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको बाईं ओर लिखेंगे। तो राजन की लंबाई जो है रजनी से अधिक है, तो रजनी से अधिक हो गई राजन की लंबाई, ठीक है। किंतु नटराजन से कम है, तो नटराजन को यहाँ पे हमने लिख दिया, नटराजन से जो है राजन छोटा है। शालीन की लंबाई रजनी से कम है। शालीन की लंबाई किससे कम है, रजनी से। शालीन की लंबाई जो है रजनी से कम है, तो इधर हो जाएगी शालीन। किंतु तुषार से अधिक है। शालीन की लंबाई रजनी से तो कम है लेकिन तुषार से अधिक है, यानी तुषार जो है इसके भी पीछे हो जाएगा, ठीक। यदि उन्हें सीधी एक रेखा में उनकी बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में रखा जाए तो मध्य में कौन होगा। तो ये जो है सभी लोग अरेंज हो गए हैं, मध्य में पूछा गया कौन होगा, तो ये मध्य में हो जाएगी रजनी, यहाँ पे रजनी इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में हैदराबाद को लिखा गया है I-25, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, छोटा है काफ़ी, दिख नहीं रहा होगा। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद को क्या लिखा गया है, I-25 और E, फिर जो है 5 लिखा है, फिर S लिखा है, 1C1E, 1C1E। तो यहाँ पे आप देखेंगे H के बाद I एक जोड़ करके लिखा गया है, और फिर Y का जो है ये नंबर लिख दिया गया है 25, फिर D के आगे एक
जोड़ करके फिर ई का नंबर लिख दिया गया है। आर के बाद वाला नंबर लिखा गया है R+1 S हो गया, और फिर ए का जो है नंबर लिख दिया 1। तो यहाँ पे लॉजिक आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पे चेन्नई को हमें लिखना है। चेन्नई जो है कैसे लिखेंगे, चेन्नई। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो सी है, तो सी का अगला अक्षर यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक छोड़ करके जो अगला अक्षर लिखना है वो लिख लेते हैं। ई के बाद जो है एफ हो जाएगा, यहाँ पे एन के बाद जो है ओ हो जाएगा, और आई के बाद जे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है बीच बीच में जो बचे हों उनका क्या लिखना है, नंबर लिखना है। एच जो है कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे। एन जो है 14 नंबर पे होता है। ए जो है 1 नंबर पे होता है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा D8 F14 O, और यहाँ पे 1 J। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन डाइस का है। दिया गया है नीचे एक पासे की दो स्थितियां हैं। जब पासा फेंका जाता है तो शीर्ष पर जो है 5 मिलता है, तो ऐसे में तल में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे 5 का जो है अपोजिट पूछा गया है। तो आप देखेंगे दोनों डाइस में 3 जो है दोनों में कॉमन है, और 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन हो जाती हैं, 2 नंबर्स जो है दोनों डाइस में कॉमन हो जाती हैं, तो जो बचे हुए नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का ही अपोजिट पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महेश तड़के सुबह अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर इस प्रकार चलता है कि उसकी छाया उसके पीछे बनती है। तो महेश का ये घर है, तो ये जो है पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, और इस तरह चलता है कि उसकी छाया उसके पीछे बनती है। तो पूर्व की ओर चलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी छाया जो है उसके पीछे बनेगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूरज इधर होगा तो उसकी छाया जो है उसके पीछे ही बनेगी अगर वो पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, तो वो जो है आगे दिया गया है दोपहर तक 10 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि वो जो है पूर्व की ओर चल रहा था, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद विश्राम करता है, यहीं पे रुक जाता है 10 किलोमीटर चलने के बाद। दोपहर बाद वो पश्चिम की ओर फिर से चलता है, पश्चिम की ओर वो चला। ठीक है, तो यानी यहाँ से लौट करके पश्चिम की ओर जाएगा। इस प्रकार चलता है कि पुनः उसकी छाया जो है पीछे बनती। तो यहाँ पे भी छाया का यहाँ पे केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो वो पश्चिम की ओर चलता है, और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर पहले चला था, तो इधर से 6 किलोमीटर आएगा। मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक जो है ये दूरी 6 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक आया। अब दिया गया है आगे, सूर्यास्त के बाद वो अपने मित्र सुरेश के घर पहुँचने के लिए बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है बाएं मुड़ेगा तो जो है किधर जाएगा, इधर आएगा। और कितना दूर आएगा, तो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इधर आया। तो अब दिया गया है महेश के घर और सुरेश के घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये सुरेश का घर है और यहाँ पे जो है महेश का घर है, ये दूरी बतानी है। तो यहाँ पे ये जो है टोटल दूरी कितनी थी, 10, और 6 यहाँ पे अगर इधर आ गया वापस, तो ये दूरी यानी कि 4 किलोमीटर होगी। और ये वाली जो दूरी है, ये 3 किलोमीटर यहाँ पे दिया है, ये बताना है। तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट आपका लग जाएगा, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 5 जो है 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्याम ने रिया की ओर संकेत करके कहा, वो मेरी बहू की सास के ससुर की एकमात्र पुत्री है। श्याम का रिया के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों श्याम ने जो है रिया की ओर संकेत करके कहा, वो मेरी बहू, श्याम की बहू की बात की जा रही है। तो ये हो गया श्याम की बहू कौन होगी, तो श्याम का जो बेटा होगा उसकी पत्नी जो है श्याम की बहू हो जाएगी। ठीक है, श्याम की ये जो है पत्नी हो गई, जो कि उसके बेटे की पत्नी हो गई, वो श्याम की बहू हो जाएगी। ठीक है, आगे दिया है, वो मेरी बहू की सास कौन होगी, श्याम की बहू की सास जो है श्याम की जो पत्नी होगी वही श्याम की बहू की क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ठीक, आगे दिया गया है, वो मेरी बहू के सास के ससुर की एकमात्र पुत्री है। तो श्याम की बहू की सास कौन हो गई, श्याम की पत्नी, उसके ससुर, तो श्याम की पत्नी का ससुर कौन होगा, जो श्याम का पिता होगा। तो ये जो है श्याम का पिता हो गया, वो जो है श्याम की पत्नी का ससुर हो जाएगा। उसकी एकमात्र पुत्री है कौन, रिया के बारे में ही तो बात हो रही है। रिया की ओर संकेत करके कहा, वो मेरी बहू के सास के ससुर की एकमात्र पुत्री, यानी कि श्याम के पिता की एकमात्र जो है पुत्री हो जाएगी। तो श्याम के पिता की एकमात्र पुत्री होगी, तो श्याम की क्या हो जाएगी, वो श्याम की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा।
ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे .15 दिया गया है, फिर .20, .30, .45। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पे 0.5 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे 0.10 की, 20 से 30 हो गया, 30 से 45 में 0.15 की बढ़ोतरी हुई, फिर जो है 0.15 से 0.65 में 0.20 की बढ़ोतरी हुई। तो 5, 10, 15, 20 और आगे बढ़ोतरी क्या होगी, 0.25 की बढ़ोतरी होगी। तो 0.65 में 0.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.90। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0.90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे दिया गया रिवर और इसका जो कोड है वो दिया गया है 18 92 22 518। इसको जो है पहले नीचे लिखते हैं तो जो है क्लियर ज़्यादा होगा। 18 9 22 5 18। तो यहाँ पे आप देखिए सीधा अल्फ़ाबेट का नंबर दिया गया है। आर का 18 होता है, आई जो है 9 नंबर पे होता है, वी 22 पे होता है, ई 5 पे, आर 18 पे। तो यहाँ पे सीधे नंबर लिख देना है। एस का जो है कितना हो जाएगा, 19 होता है, टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 होता है, ए का 1 हो जाएगा, एम का 13। 19 20 5 1 13 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतिमान का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 1 2 4 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1 हुआ, 2 हो गया, फिर आगे +2 हुआ, 4 हो गया, +3 तो 7 हो गया। तो अब जो है लॉजिक जो है आपको पता चल गया कि यहाँ पे अब +4 होना चाहिए। +4 करेंगे तो यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, +5 जो है 16, +6 करेंगे तो 22। ठीक है, आगे 7 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुरूपता को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। दिया गया है टेलीग्राफ, सैमुअल मोर्स। टेलीग्राफ का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 2 चित्रों में प्रतिमान का अध्ययन करें, फिर उस संख्या का चयन करें जो तीसरे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पे दिया गया 23 15 32। तो अगर हम यहाँ पे 23 और 15 को जोड़ के देखते हैं तो 23 15 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 1 3 38। और 38 में से अगर 32 को घटाएंगे तो ये बचेगा 6। तो यानी कि ये लॉजिक जो है फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कर रहा होगा। 9 6 15 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 45 में से 29 जाएगा तो बचेगा 16। तो यहाँ पे भी यही होगा। 27 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 9 36। 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता और उसके पुत्र की आयु 3 और 1 के अनुपात में है। यदि उनकी औसत आयु 32 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग जो है आ गई है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो माँ और बेटी का जो है औसत वाला था। तो मैथ अगर नहीं पूछा गया तो रीजनिंग में जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 3 1 दिया गया है। उनकी औसत आयु कितनी है, 32। तो उनकी औसत आयु 32 है, 2 लोग हैं तो उनका योग कितना हो जाएगा, आयु का योग जो है 32 × 2 हो जाएगा, यानी कि 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात कितना दिया गया है, 3 1, 3:1। ठीक है, 3 1 को जोड़ेंगे तो जो है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 64 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/4। और किसका निकालना है, पिता की आयु निकालनी है। पिता का जो है अनुपात कितना है, 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 4 से 16 बार जाएगा, 16 3 हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मोहन का घर है, यहाँ से उत्तर की ओर चलता है कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि ऐसे ही घूमेगा, 90 डिग्री घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है।
फिर आगे क्या दिया गया, उसके बाद वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री को मोड़ता है और 5 किलोमीटर जॉगिंग करते हुए चलता है। तो फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में इस बार चल रहा है, तो यानी ऐसे घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, और कितना चलता है, तो 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में फिर से घूम रहा है, यानी कि ऐसे घूमेगा, और कितना, 10 किलोमीटर। तो ऐसे 10 किलोमीटर ये चला। तो वो जो है अब पूछ रहा है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये रहा इसका घर, और ये 10 किलोमीटर यहाँ तक आया। तो ये दूरी जो है, ये वाली जो दूरी है, इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। तो ये जो है 5 किलोमीटर ये भी दूरी हो जाएगी। तो 5 और 5 जो है कितना दूर है, 10 किलोमीटर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक फुटकर दुकान पर एक दिन में 2160 के सिक्के एकत्र हुए, जिनमें 1, 2, 5 और 10 के सिक्के शामिल थे। यदि 2 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या से 10 अधिक, 5 के सिक्कों की संख्या से 20 अधिक, किंतु 1 के सिक्कों की संख्या से 20 कम थी, तो 10 के सिक्कों की संख्या बतानी है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है, 2 के सिक्कों की संख्या के बारे में बात हो रही है कि वो 10 के सिक्कों से 10 अधिक हैं, 5 के सिक्कों से 20 अधिक हैं, और 1 के सिक्कों से 20 कम है। तो यहाँ पे 2 के सिक्कों की संख्या हम मान लेंगे, 2 के सिक्कों की संख्या हम मान लेंगे x है। ठीक है, तो 2 के सिक्कों की संख्या हम मान लेंगे x है। तो यहाँ पे दिया गया 2 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या से 10 अधिक है। तो यानी कि 10 के सिक्कों की संख्या 2 के सिक्कों की संख्या से 10 कम हो जाएगी। तो अगर 2 के सिक्कों की संख्या x है, तो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, x से 10 कम हो जाएगी, यानी x माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, और 5 के सिक्कों की संख्या दिया गया है कि 20 अधिक है, 5 के सिक्कों की संख्या से 20 अधिक है 2 के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के सिक्कों की संख्या जो है वो 2 के सिक्कों की संख्या से 20 कम हो जाएगी, यानी 5 के सिक्कों की संख्या x माइनस 20 हो जाएगी। ठीक, फिर आगे दिया गया किंतु 1 के सिक्कों की संख्या से 20 कम थी। 2 के सिक्कों की संख्या 1 के सिक्कों की संख्या से 20 कम थी, यानी कि 1 के सिक्के 2 के सिक्कों की संख्या से जो है 20 ज़्यादा थे, यानी 1 के सिक्कों की संख्या जो है कितना हो जाएंगे, x प्लस 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है 2160 है। तो अगर 1 के सिक्कों की संख्या अगर x प्लस 20 है, तो इनका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी कितना, x प्लस 20 ही आ जाएगी। और 2 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो जो है यहाँ पे 2 के सिक्कों की संख्या की वैल्यू आ जाएगी 2x, और यहाँ पे जो है 10 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 10 में, तो जो है ये हो जाएगा 10x माइनस 100 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 20 में, तो 5x माइनस 100 हो जाएगा। तो अब इनको जोड़ करके वैल्यू जो आ रही है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे x को जोड़ेंगे सारे, तो x और 2x हो जाएगा 3x, 3 10 हो जाएगा 13x, 13 5 18x, तो 18x हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 18x, और यहाँ पे -100 ये हो जाएगा -200 और प्लस 20, -200 और प्लस 20 करेंगे तो -180 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 माइनस 180 इसकी वैल्यू कितनी है, 2160 है, 2160। तो 18x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 180 उधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 2160 में, 2160 में जो है 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, 8 से 14 और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 2340। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कर देता हूँ 2340 को जो है 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 कम 18, 5 बचा, 18 3 54, यानी कि 130 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 130, 130 जो है x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या गया है, 10 के सिक्कों की संख्या, तो 10 के सिक्कों की संख्या हमने कितना माना है, x माइनस 10, तो 130 माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, 120। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पराग अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे जो है पराग का घर है, यहाँ से मान लीजिए वो चलता है पश्चिम की ओर, कितना, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है।
फिर वो दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर जो है वो दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चला। फिर वो दोबारा दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो दोबारा जो है कितना चलता है, 10 किलोमीटर दोबारा चलता है। तो यहाँ 10 किलोमीटर तक चला, ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर पूरी। फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा इधर यानी, और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चला दोबारा। वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये 8 है और ये 8 है। तो ये जो दूरी है, अगर 10 है यहाँ से यहाँ तक टोटल, और ये है 6, तो ये जो दूरी है इतनी, ये जो है 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत उसी प्रकार रुपये से संबंधित है जिस प्रकार थाईलैंड किससे संबंधित है। तो भारत का संबंध रुपये से है, तो थाईलैंड, भारत की करेंसी रुपया है, तो थाईलैंड की करेंसी क्या हो जाएगी, थाईलैंड की होती है थाई बाट। यहाँ पे बाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाट। रुपया कहाँ की होती है करेंसी, तो ये होती है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की हो जाती है रुपया। रिंगिट कहाँ की होती है, तो रिंगिट जो है होती है मलेशिया की, मलेशिया की जो है करेंसी हो जाती है रिंगिट। येन जो है जापान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अनुरूपता को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया गया 43, 55, 43 से 55 हो गया, 62 से 212। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे जो है 4 का जो है क्यूब किया गया है। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64। 4 का क्यूब किया गया है और 3 का जो है स्क्वायर, 64 में से 9 घटाते हैं तो बचता है 55। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, और 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। 216 में से 4 जाता है तो 212 होता है। तो यहाँ पे भी यही करना है। 5 का जो क्यूब होगा कितना होगा, 125 हो जाएगा, और उसमें से 1 का जो है स्क्वायर घटाएंगे तो 1 ही होगा। तो 125 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 124 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अनुरूपता को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे दिए गए डाक टिकट, डाक टिकट संग्रह, डाक टिकट का जो संबंध डाक टिकट संग्रह से है, तो सिक्के का जो है वही संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे इसका मुद्रा शास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से रंगा गया, बाद में उस घन को समान आकार वाले 125 छोटे घनों में काट दिया गया। इन छोटे घनों में से ऐसे कितने घन होंगे जिनके किसी भी पृष्ठ पर हरा रंग नहीं होगा। तो यहाँ पे रंगहीन घनों की संख्या बतानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये क्यूब एंड क्यूबाइट का चैप्टर है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला होता है n-2। अगर रंगहीन घनों की संख्या बतानी है तो n-2 का होल क्यूब जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे n क्या होगा, तो n जो है यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 125, जैसे कोई बड़ा घन है तो उसको काट देते हैं तो उसके जो टुकड़े होते हैं उनकी संख्या निकालने के लिए जो है हम n क्यूब फार्मूला लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 125 छोटे घनों में काटा गया, तो ये जो है n क्यूब की वैल्यू है, ये कितनी है, 125 है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, इसका जो है क्यूब रूट कर देंगे 125 का, यानी कि 5। ठीक है। तो यहाँ पे n-2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे बी से जो है सी हो रहा है, सी से डी, और डी से जो है यहाँ पे ई से एफ। तो अगला जो है क्या हो जाएगा, एफ से जी हो जाएगा। और अगर चौथा जो लेटर है वो देखेंगे तो के से यहाँ पे एल हो रहा है, एल से एम, और एम से एन, और एन से जो है ओ। तो ओ के बाद जो है क्या आएगा, तो यहाँ पे पी, और बीच में जो है 2 लेटर्स का भी हम देखते हैं। ऑप्शन से अभी नहीं कर सकते क्योंकि सब में जो है शुरुआत में जी और पी लगा हुआ है, तो आगे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ए ई आई ओ, तो यहाँ पे जो है ए ई आई ओ, फिर यू, फिर उसके बाद फिर से ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे वॉवेल्स की सीरीज चल रही है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू के बाद जो है अगला क्या आएगा, ए, और फिर जो है ई। ठीक है, ए ई आई ओ यू इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे ए हो गया, ई हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे
GAEP इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में मिनिएचर को इस तरह से लिखा जाता है तो मैक्सिमम को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं नोट कर लेता हूँ मिनिएचर, और यहाँ पे जो है नीचे है KOLOE और RAPI। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये M जो है 13 नंबर पे होता है और K जो है 11 नंबर पे। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी वॉवेल्स हैं उनके नीचे वॉवेल्स ही हैं। जैसे I के बाद O आता है वॉवेल में, तो I के बाद O कर दिया गया। फिर यहाँ पे भी I के बाद जो है O आ गया, A के बाद E। तो यानी कि वॉवेल में जो है वही सीरीज चल रही है, वॉवेल के जस्ट बाद वाला वॉवेल यहाँ पे दिया गया है। तो वॉवेल में हमें नहीं, यहाँ पे जो जितने कॉन्स्टेंट हैं मतलब व्यंजन है उनका जो है यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे M हो गया 13, N हो गया 14, और यहाँ पे जो है ये है 20, T और R जो है 18 पे है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे K हो गया ये 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट हैं उनमें से 2 माइनस करके लिखा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे T20 है तो यहाँ पे R 18 नंबर पे है, यहाँ R 18 पे, तो P आप देखेंगे 16 नंबर पे है। और बाकी जो बीच बीच में वॉवेल्स हैं उसके जस्ट बाद वाला वॉवेल लिखा गया है। तो इसी तरह से मैक्सिमम का हम लोग कर लेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 नंबर पे होता है तो इसे 2 माइनस करना है, कांस्टेंट है तो 2 माइनस करना है, तो 11 नंबर पे K होता है। और कौन सा है, ये जो है X जो है 24 पे होता है, तो 24 से 2 माइनस करेंगे 22 पे जो है B हो जाएगा, सॉरी V हो जाएगा। ये तो वॉवेल है, इसका अभी बाद में करेंगे। M जो है 13 नंबर पे है तो इसे 2 माइनस करेंगे तो 11 नंबर पे K हो जाता है। और यहाँ पे M जो है 13 नंबर पे, तो यहाँ पे भी K हो जाएगा। और वॉवेल के जस्ट बाद वाला लिखना है तो A के बाद क्या आता है, E आता है, I के बाद जो है O आता है, और U के बाद फिर से जो है A आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे KEVOKAK, यहाँ पे चौथा ऑप्शन इस तरह से राइट आंसर हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुरूपता को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है लैपटॉप और इसका नंबर दिया गया है 80। तो ये जो है क्वेश्चन इंग्लिश में रहा होगा इस तरह से, जैसे लैपटॉप अगर हम लिख रहे हैं लैपटॉप, तो यहाँ पे L का जो है 12 नंबर होता है, A का 1 नंबर, और यहाँ पे P का 16 नंबर होता है, T का 20 और O का जो है 15 नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, और P का 16। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो जो है 80 आता है। तो इसी तरह से जो है 111 जो है किसका होगा, तो आप जो है कंप्यूटर को आप लिखिएगा। तो इसके सभी जितने भी लेटर्स हैं उनका जो नंबर है, जैसे 3, O का 15 हो जाएगा, M का जो है 13 हो जाएगा, और P का जो है 16 हो जाता है, U का जो है 21 हो जाता है, T का 20 हो जाता है, और E का 5 और 18। तो इनको सबको आप आपस में जोड़ करके देखिएगा तो ये जो है 111 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। दिया गया है 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जो है 11 का स्क्वायर है 121, ये जो है 17 का स्क्वायर है, और ये 529 जो है ये स्क्वायर होता है 23 का, ठीक है। तो 2, उसके बाद जो है 5 का स्क्वायर है, फिर 11 का, फिर 17 का, फिर 23 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 5 है, 11 है, 17 है, 23, लेकिन एक एक छोड़ करके है। जैसे 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या होती है तो 3 को छोड़ दिया गया, 5 के बाद 7 होती है, 7 को छोड़ दिया गया, तो एक एक छोड़ करके यहाँ पे है। 11 के बाद आप देखेंगे तो 11 के बाद जो है 13 होता है, 13 को छोड़ दिया गया, 17 के बाद 19 को छोड़ा गया, तो 23, तो 23 के बाद जो है किसको छोड़ेंगे, 23 के बाद जो है आता है यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28, 29 आता है, तो 29 को छोड़ देंगे। 29 के बाद 31 आता है, 31, तो 31 का जो है हमें स्क्वायर यहाँ पे करना है। 31 का स्क्वायर जो है 961 होता है, तो यहाँ पे 961 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 इंच लंबा है किंतु अपने पुत्र से 6 इंच छोटा है। यदि तीनों पारिवारिक सदस्यों की औसत लंबाई 64 इंच है तो पिता की लंबाई कितनी है? तो जो व्यक्ति है अपनी पत्नी से 6 इंच अधिक लंबा है, तो मान लेते हैं जो उसकी पत्नी है उसकी लंबाई x है, तो उस व्यक्ति की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? वो 6 इंच ज़्यादा लंबा है तो x + 6 जो है उसकी लंबाई हो जाएगी। आगे दिया गया है किंतु अपने पुत्र से 6 इंच छोटा है, यानी जो उसका पुत्र है वो जो है इससे व्यक्ति से 6 इंच बड़ा है, तो यानी कि वो x + 12 हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया गया यदि तीनों पारिवारिक सदस्यों की औसत लंबाई 64 इंच है, तो इनकी औसत लंबाई 64 है, तो इनकी जो टोटल लंबाई है कितनी हो जाएगी? तो 64 × 3 जो है इनकी टोटल लंबाई हो जाएगी, यानी 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 192 जो है इनकी टोटल लंबाई हो जाएगी। यानी कि इन तीनों को जोड़ करके जो है 192 आता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे अगर इन तीनों को तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे 12 और 6 18 हो जाएगा। 3x + 18 इसकी वैल्यू जो है 192 के बराबर है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3x की वैल्यू जो है हो जाएगी 192, 18 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 174 आ गई। ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 3 से काटेंगे इसको, 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 8 = 24। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 58। पूछा किसका गया है? पिता की लंबाई। तो पिता की लंबाई इससे जो है पत्नी से 6 इंच ज़्यादा है, x + 6 के बराबर है, तो 58 में 6 जोड़ देंगे तो x + 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। यहाँ पे 64 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे m जो है 13 नंबर पे होता है, और यहाँ पे q जो है 17, 13 4 17, फिर यहाँ पे u जो है 21, 17 4 21, y जो है 25, 21 4 25, और c जो है 3 नंबर पे होता है, लेकिन अगर आप z से काउंट करेंगे तो 29 नंबर पे हो जाता है, तो 25 4 29 हो गया। ठीक है। फिर जो है यहाँ पे g 7 नंबर, तो 3 से 4 7, तो यहाँ पे 4 4 की बढ़ोतरी हो रही, तो g के बाद जो है 4 नंबर बाद 7 4 11, 11 पे कौन आता है? के आता है। तो यहाँ पे जो है ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये और तीसरा और चौथा ऑप्शन हो सकता है, देखें इसमें से। तो यहाँ पे टी और सी तो दोनों में सेम है, तो लास्ट वाले को चेक करेंगे एम होगा या एन होगा। तो यहाँ पे टी है, टी कितने नंबर पे है? तो टी होता है 20 पर, एस 19 पर, आर 18 पर, यानी एक एक कम हो रहा है। यहाँ पे 17 हुआ, यहाँ पे पी 16 पे, और ओ जो है कितने पे? 15 पे। तो यानी अब यहाँ पे 14 नंबर पे आना चाहिए चौथा अक्षर। तो 14 नंबर पे कौन होता है? एन होता है, तो लास्ट में एन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिमान का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसके प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे -1 होना चाहिए, तभी जो है ये लॉजिक फॉलो करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये चतुर्भुज है, और इस यहाँ पे लिख दिया गया 0। तो इसमें लॉजिक क्या है? तो जितनी भुजाएं हैं उसमें से 4 माइनस कर दिया जाता है। जैसे इसमें इस फिगर में देखेंगे तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखा है। इसमें देखेंगे तो इसमें जो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 12 भुजाएं हैं, 12 में से 4 गया तो 8 लिख गया है यहाँ पे। ये पंचभुज है, तो 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ पे ये जो है त्रिभुज है, 3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे -1 होना चाहिए था। तो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में मारुति को इस तरह से लिखा जाता है, तो हुंडई को इस तरह से लिखा जाता है, तो निशान को पूछा गया है कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो मारुति को यहाँ पे चेक करते हैं, मारुति को जो है किस तरह से लिखा गया है? यहाँ पे NZS और TUH। तो M जो है 13 पे है, N यहाँ पे 14 पे। यहाँ पे अगर देखेंगे A जो है 1 पर होता है, और Z जो है ये 26 पे होता है। R की बात करेंगे, R 18, S 19, U 21, T 20।
T20U21 और I जो है होता है 9 पर और यहाँ पे H 8 पर। यहाँ पे 13 + 1 और यहाँ पे जो है ये 1 है। अगर Z के बाद अगर काउंट करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो A को हम 27 पे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 27 से 1 माइनस, यहाँ पे 1 पहले प्लस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, फिर जो है 1 प्लस हुआ, 18 से 19 हुआ, फिर जो है 1 माइनस। तो यही जो है यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से निशान को जो है कर लेंगे निशान। ठीक है, तो यहाँ N जो है 14 पे है और I जो है 9 पे होता है, S जो है 19, यहाँ 19 1 और यहाँ पे N जो है 14 पे। तो एक जो है प्लस करके लिखना है, तो यहाँ पे प्लस वाला हम पहले लिख देते हैं। 14 के बाद 15 पे कौन आता है? O आता है। S के बाद S 19 पे है, तो 19 के बाद जो है 20 पे कौन आएगा? तो T आ जाएगा। यहाँ पे A के बाद B आ जाएगा और यहाँ पे अब जो है कम करने वाला लिख लेते हैं। I 9 पे है तो यहाँ पे H आ जाएगा 8 पे। यहाँ S 19 पर है तो इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? 18 वाला, यानी R आ जाएगा। और यहाँ N 14 पे है, इससे कम कौन होगा? 13 वाला, यानी कि M हो जाएगा। तो OHTRBM, OHTRBM यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मित्र एक प्रेक्षागृह यानी थिएटर में बैठे हैं और एक सिनेमा देख रहे हैं। भूषण जिम्मी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर और सौरभ के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे 7 मित्र हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है तो मान के चलेंगे उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो यानी कि लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। दिया गया भूषण जिम्मी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर और सौरभ के बाईं ओर बैठा है। तो भूषण किसके बगल में? जिम्मी के बगल में। भूषण जो है जिम्मी, ये हो गया, जिम्मी के दाईं ओर जो है बगल में बैठा है भूषण, तो यानी कि इधर हो जाएगा भूषण। और दिया गया है और सौरभ के बाईं ओर बैठा है, तो और लगा है यानी कि भूषण की ही बात हो रही है। भूषण जो है किसके? सौरभ के बाईं ओर बैठा है, यानी कि सौरभ यहाँ पे होगा। सौरभ के बाईं ओर कौन हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या दिया गया? जिम्मी अंकित के ठीक बाद में बैठा है। तो जिम्मी अंकित के बाद बैठा है, यानी जिम्मी जो है अंकित यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ तो जगह है नहीं। तो अंकित के बाद जो है जिम्मी हो गया। ठीक है, और फिर क्या दिया गया? जबकि सौरभ के बगल में याकूब है। सौरभ के बगल में जो है याकूब यहाँ पे हमने बैठा दिया। आगे क्या दिया गया? यदि मोहनल और हार्दिक अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो 7 लोग हैं टोटल, 5 लोग यहाँ पे हो गए और अंतिम छोरों पर जो है मोनिल और हार्दिक बैठे हैं, लेकिन ये नहीं दिया गया कौन किस छोर पे है। तो मोनल और हार्दिक अंतिम छोर पर, यहाँ पे जो है मोनल या हार्दिक में से कोई हो सकता है और यहाँ पे भी मोनल या हार्दिक में से कोई भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखते हैं। दिया गया है, दिए गए जोड़ों में से कौन 2 मित्र एक दूसरे के बिल्कुल बगल में नहीं बैठे। तो यहाँ पे सौरभ और भूषण, सौरभ और भूषण जो है ये बगल बगल बैठे हैं। पूछा गया कौन नहीं बगल बैठा। तो आगे देखते हैं, भूषण और जिम्मी को देखेंगे तो भूषण और जिम्मी भी अगल बगल बैठे हैं। भूषण और हार्दिक, तो भूषण यहाँ पे है और हार्दिक या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, तो ये दोनों बगल बगल नहीं है। बाकी अंकित और जिम्मी को देखेंगे तो यहाँ अंकित और जिम्मी भी बगल बगल बैठे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको जो है अलग मैं लिख करके आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। CRAM और यहाँ पे इसके नीचे जो अगला वाला है वो लिखते हैं NDSB और इसके नीचे अगर मैं अगला लिखता हूँ COET। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे C के बाद वाला D, R के बाद S, A के बाद B और M जो है यहाँ पे जो लास्ट में है वो सबसे पहले आ जाता है। इसी तरह से इसमें भी N के बाद O, D के बाद E, S के बाद T और B जो लास्ट वाला है वो जो है उसके बाद वाला सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से इसमें हम करके देखेंगे। इसको अलग मैं लिखता हूँ GVEQ। तो लास्ट वाले के बाद वाला सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? R और V, सॉरी यहाँ पे G है तो G के बाद क्या आता है? H और V के बाद क्या आता है? तो V के बाद आ जाएगा W और E के बाद क्या आ जाता है? F। तो RHWF यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं JUMP, इसके नीचे जो है मैं लिख दे रहा हूँ
KTO और इसके नीचे UOJN। तो यहाँ पे नंबर जो है ये J 10 नंबर पे है और इसके बाद आप देखेंगे K जो है यहाँ पे 11 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे इससे जो है ऐसे हम आए तिरछा +1 करके, और U जो है यहाँ पे है U 21 पे होता है और T जो है 20 पे होता है। तो यहाँ से जो है माइनस में हो गया, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे जो है U से -1, यहाँ पे लिख देता हूँ -1 हुआ। और M जो है 13 पे होता है और इधर को आए तो यहाँ पे N जो है 14 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे इसमें जो है +1 कर दिया हमने, और P जो है 16 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे O जो है 15 पे, तो यहाँ पे सीधे इसके नीचे -1 करके लिख दिया गया। यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो N से जो है हमें ऐसे आना है और +1 करके, तो N के बाद +1 O हो जाएगा, ठीक है। और K से ऐसे आना है लेकिन यहाँ पे माइनस होना है, तो K 11 पे होता है, J जो है 10 पे होता है, तो यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ T से हमें इस तरह आना है, तो T से इस तरह तो आना है, लेकिन यहाँ पे M 13 था, यहाँ पे N 14, तो एक प्लस होना है। तो T से यहाँ पे U 14 एक प्लस हो रहा है, तो यानी ये भी फॉलो कर रहा है। और O से जो है यहाँ पे O 15 पे होता है, N 14 पे, यहाँ पे एक माइनस भी हो रहा है, तो यानी कि ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है सबसे लास्ट वाला लिख करके यही लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ पे OL और UL है, ठीक है। तो O से जो है यहाँ पे ऐसे आएंगे और +1 करके, तो O के बाद यहाँ पे हो जाएगा P, ठीक है। और यहाँ पे L जो है इससे भी ऐसे आना है लेकिन एक माइनस करके, तो यहाँ पे L 12 पे होता है, तो 11 पे क्या हो जाएगा K, एक माइनस हो गया। और यहाँ पे U से जो है इस तरह आना है और +1 करके, ठीक है। तो U के बाद क्या आता है, V आता है, और L जो है यहाँ पे है 12 पे होता है, और इसके ठीक नीचे एक माइनस करके लिख देना है, तो 11 नंबर पे K आता है, VPKK। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि A' B का अर्थ है A B का पति है, C% D का अर्थ है D C का पुत्र है, तो यहाँ पे जो है इस तरह का आप जो है बारी बारी आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट मैं इसी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है P और ये जो है एंड का साइन है, तो यहाँ पे Q, P एंड Q का मतलब क्या होता है, A एंड B का अर्थ है A B का पति है, यानी कि P जो है Q का पति है। P जो है किसका पति है, Q का पति है, Q पत्नी हो गई, P पति। और आगे जो है @ दिया गया है, Q@, तो यहाँ @ का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे E@F का मतलब है कि F E की पत्नी है, यानी बाद वाला जो है वो पहले वाले की क्या है, पुत्री है, सॉरी पुत्री है, F E की पुत्री है। तो यहाँ पे जो है Q@R, यानी R जो है क्या हो जाएगी, Q की पुत्री हो जाएगी, R जो है क्या हो जाएगी, Q की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है, R%S, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, C%D का मतलब है कि D C का पुत्र है, जो बाद में है वो पहले वाले का पुत्र है, तो यानी कि S जो है किसका पुत्र हो जाएगा, R का, यहाँ पे S जो है R का पुत्र हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है कौन सा विकल्प कहता है कि P S का नाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये S है, S की मम्मी हो गई R और उसकी मम्मी हो गई Q, तो ये हो गई नानी, और नानी का ये जो पति है P, तो नाना हो गया, तो S P का नाना यहाँ पे हो गया इस विकल्प से। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीचे दिए गए एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि 4 के विपरीत 6 है तो 1 के विपरीत वाली संख्या की पहचान करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी दोनों पासों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन ना हो तो पहले ये चेक कर लीजिए कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो जब कोई भी दो सतह जोड़ करके 7 आ जाए तो जो है वो साधारण पासा होता है। तो यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 7 हो जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 2 7 हो रहा है, तो यानी कि साधारण पासा है। तो जो साधारण पासा होता है तो उसमें विपरीत जो होता है, इसको जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो जो साधारण पासा होता है उसमें ऊपर वाले का जो है अपर का अपोजिट हो जाता है अपर का अपोजिट जो है अपर हो जाता है, और लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाता है, और राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये लेफ्ट है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो लेफ्ट का अपोजिट राइट वाला हो जाएगा। 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये
राइट वाला है तो इसका अपोजिट लेफ्ट वाला हो जाएगा। एक का अपोजिट हो जाएगा 2। पूछा किसका गया है, एक का, तो एक का अपोजिट हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, एक फल बाजार में तरबूज का मूल्य 25 रुपये प्रति फल है। तो तरबूज जो है 25 रुपये का एक है। और आम का मूल्य 20 रुपये, तो आम जो है मैंने लिख दिया 20 रुपये प्रति फल। और फिर आगे है सेब का मूल्य 15 रुपये, सेब का जो है 15 रुपये कीमत है। और फिर संतरे का दिया गया है 10 रुपये, तो संतरे को ओ से लिख देते हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज 10 का है। ठीक है, यदि इंदु ने 2 तरबूज लिए, 2 तरबूज लिए, तो ये हो गए 2 तरबूज, 25 दूना 50 के। और आम कितने लिए, तो आम जो है कितने लिए 5, तो 20 पंचे 100 के आम ले लिए। और सेब कितने लिए, तो सेब आप देखेंगे 3 रुपये, तो 15 तियाँ 45 के उसने सेब ले लिए। और कुछ संतरे खरीदे, तो कुछ पता नहीं, तो x मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल बिल उसका बैठा 285 का, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे जो है संतरों की संख्या x मानी है, x का मान बताना है। तो इनको जो है टोटल को जोड़ लेंगे, तो 100 और 50 150 और 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 195। ठीक है, तो 195 और ये जो है 10x हो गया प्लस 10x, और इसकी जो है टोटल बिल कितना बैठा 285। ठीक है, तो 10x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 10x की वैल्यू की क्या हो जाएगी, तो 285 से 195 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा 18 में से 9 जाएगा तो 9, तो 10x की वैल्यू आ गई 90। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 90 को काटेंगे 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी जो है सेब कितने खरीदे, 9 सेब खरीदे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है 6 विद्यार्थी अपना वार्षिक शुल्क जमा करने के लिए एक छोटी पंक्ति में खड़े हैं। दिनेश, रोहन और सोहन के मध्य में है। तो यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि रोहन और सोहन के बीच में दिनेश है, तो ये नहीं पता चल पा रहा है रोहन जो है दिनेश के बाएं है या दाएं, तो इसलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो अगला दिया गया है, शिल्पा रोहन से आगे किंतु अल्पा के पीछे है। तो शिल्पा जो है रोहन के आगे है, रोहन के आगे है शिल्पा, और अल्पा के पीछे है, तो अल्पा जो है इससे आगे हो जाएगी। ठीक है, अब जो है पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तो दिनेश रोहन और सोहन के मध्य में है, तो रोहन ये रहा और सोहन ये रहा, इसके मध्य में हो जाएगा दिनेश। ठीक, और यहाँ पे आगे दिया गया, यदि सोहन पंक्ति में अंतिम स्थान पर है, तो सोहन अंतिम स्थान पे है, और दिया गया है जल्पा पहले स्थान पर है, तो जल्पा जो है यहाँ पे जल्पा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। किसका स्थान पूछा गया है, तो दिनेश किस स्थान पर है, तो दिनेश जो है आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5वें स्थान पर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5वें स्थान पर इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 37 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। तो रमेश को जो है 37 विद्यार्थियों की कक्षा में मान लीजिए यहाँ पे 9वां स्थान प्राप्त हुआ, 9 नंबर पे रमेश है। ठीक है, 8 लोग इसके ऊपर होंगे। ठीक है, जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे, तो रमेश से 6 स्थान नीचे जो है दिनेश, यहाँ पे +6 करेंगे तो यहाँ पे दिनेश हो जाएगा। तो दिनेश यानी कौन से स्थान पे है, तो दिनेश जो है 15वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे पूछा गया कितने छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे था। तो दिनेश जो है 15वें स्थान पे है, और टोटल जो है विद्यार्थी कितने हैं 37, 37 में से 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, तो यानी कि जो है दिनेश के नीचे कितने और विद्यार्थी हैं, तो 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी एक सीधी रेखा में इस प्रकार खड़े हैं कि सचिन बाएं से तीसरे स्थान पर है तथा विराट दाएं से चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पे जो है सचिन बाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं से तीसरे स्थान पर जो है सचिन हो गया, और विराट जो है दाएं से चौथे स्थान पर है, विराट जो है दाईं तरफ से चौथे स्थान पर। ठीक है, विराट हो जाएगा यहाँ पे चौथे स्थान पर। उनके मध्य 5 खिलाड़ी और हैं, तो उनके मध्य में 1 2 3 4 5 खिलाड़ी और हैं, तो कुल कितने खिलाड़ी वहाँ पे खड़े हैं, तो इन सबको जोड़ लेंगे, 4 + 3 और ये जो है 5 और। ठीक है, 4 3 7 5 12, 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस गुणन के लिए है और यहाँ माइनस है, ये जो है माइनस है, ये प्लस है, और ये जो है गुणा है, और ये जो है डिवाइड है। यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, ये जो है माइनस है और ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ ये जो है डिवाइड है और ये जो है प्लस है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको करते हैं। 121 माइनस 11, माइनस किसके लिए, विभाजन के लिए है, तो 121 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जोड़ के लिए है, तो यहाँ +9, और फिर डिवाइड है, डिवाइड जो है माइनस के लिए है तो -5, और प्लस जो है गुणे के लिए है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 11 से 121 जो है डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ 11 + 9 -5 दूनी 10, तो 11 9 हो जाएगा 20, और 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, उस संख्या को पहचानें जो 3 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 दोनों में कॉमन है, तो जब 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे जो है ऐसे लिखेंगे 3 यहाँ पे, और 3 से जो है अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद 1 आता है, फिर जो है 4 आता है, तो इस तरह लिख लिया। फिर यहाँ भी ऐसे ही शुरुआत करेंगे 3 से, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 6 यहाँ पे अगला आएगा, फिर जो है 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, और 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, जो नहीं दिख रहा है इसमें से वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 4 3 6 है लेकिन 5 नहीं, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसका जो लॉजिक है समझने में मुझे भी कम से कम 10-15 मिनट लग गए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है छोड़ ही देना चाहिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इसका जो लॉजिक है मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिलहाल TUBER ट्यूबरकुलोसिस लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे दिया गया है TS और JTTA, और फिर A के बाद PDM और फिर QV और B। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, T से जो है यहाँ पे S किया गया, एक कम करके, T जो है 20 पे होता है, 19 पे S। इसी तरह U के बाद जो है यहाँ पे जो है T किया गया, U से एक कम कर दिया गया, लेकिन एक लेटर छोड़ करके, यहाँ पे एक एक लेटर छोड़ करके जो है किया जा रहा है, लेकिन ऊपर जो है कोई लेटर नहीं छोड़ा जा रहा है। B है यहाँ पे, B से यहाँ पे जो है A कर दिया गया, ठीक है, एक कम करके B से एक कम करके A कर दिया गया। इसी तरह यहाँ पे E है, E से एक लेटर कम करके यहाँ पे D कर दिया गया, और नीचे जो है एक एक लेटर का गैप करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक लेटर का गैप, यहाँ पे एक लेटर का गैप, ठीक है, और फिर जो है R है, तो यहाँ पे आप देखेंगे R से एक कम करके यहाँ पे Q कर दिया गया, एक लेटर का गैप करके। फिर यहाँ पे C है, तो यहाँ पे B कर दिया गया, एक लेटर का गैप करके। ठीक है, तो यहाँ C तक आ गए, और उसके बाद जो है जो लेटर बचे हैं तो लास्ट से शुरुआत हो रही है। यहाँ पे लास्ट में S है, तो यहाँ पे जो है T कर दिया गया। ठीक है, जो जगह बची हुई तो लास्ट में, लास्ट वाला जो है शुरू में, लेकिन एक अब जोड़ करके किया जा रहा है। यहाँ पे I है, तो यहाँ पे जो है J कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे S है, तो यहाँ पे जो है T कर दिया गया। यहाँ पे O है, तो यहाँ पे P कर दिया गया। यहाँ L है, तो यहाँ पे M कर दिया गया। यहाँ पे U है, तो यहाँ पे V कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक लॉजिक जो है लग रहा है। तो इसको जो है एग्ज़ाम में समझ पाना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है अब इसका आंसर भी जो है, इसको मिटा करके मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे जो है किसका पूछा गया, इन्फ्लुएंजा का पूछा गया, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई, तो इससे ऐसे चलना है, और आई के बाद आई से एक कम करना है। ठीक है, आई 9 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे H हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एक लेटर का गैप जो है मैं पहले ही यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे N है, N से एक लेटर का गैप छोड़ करके यहाँ पे लिखा जाएगा, इससे एक कम, तो N 14 पे होता है, 13 पे M हो जाएगा। फिर एक लेटर का गैप देंगे। F है यहाँ पे, ठीक है, तो F से एक लेटर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक लेटर का गैप। L है, तो L से एक लेटर कम करेंगे, 11 नंबर पे कौन आता है, K हो जाएगा। ठीक, फिर
1 लेटर का गैप करेंगे। फिर यहाँ पे यू है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने लेटर हो गए ये भी तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहीं तक चलना था हमें। तो अब जो है हम चल चुके हैं यहाँ तक। तो अब जो लास्ट है, लास्ट से चलते हैं। ए है यहाँ पे, ठीक है, तो ए वाला जो है यहाँ पे आएगा, ए के जस्ट बाद वाला सबसे शुरुआत में बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है जेड के बाद वाला कौन आता है? तो जेड के बाद ए आता है। और यहाँ पे ये जो है एन है, तो एन के बाद क्या आ जाएगा? एम के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा एन के बाद वाला अक्षर ओ, ठीक है। ई है तो ई के बाद वाला एफ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे यू है तो यू के बाद वाला कौन सा आ जाएगा? वी। तो बी एच ए एम ओ ई एफ के वी, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर दोस्तों अगला और जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में प्रतिमान का अध्ययन करके जो है प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे 3 4 5 5 12 13, तो यहाँ पे ट्रिपलेट जो है यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे जो है 3 का अगर स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 9 25 होता है, 25 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 5। इसी तरह से 8 का 64 हो जाता है, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। ठीक है, और उसका रूट जो है करते हैं तो 17 यहाँ पे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।